15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक यूरोप में या कहें यूरोप के लिए उथल पुथल का काल, प्रगति का काल और वैश्विक मानचित्र पर सर्वोच्चता का काल रहा। इसके प्रगति, यूरोप की प्रगति की पूर्व सूचना या आधुनिक काल के आने का संकेत 13वीं-14वीं शताब्दी से ही मिलने लगा, जब यूरोप में दांते मार्सिलियो जैसे राजनीतिक विचारकों ने राज्य और चर्च के संघर्ष में दोनों में स्पष्ट अलगाव किया और राज्य को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने की वकालत की। इसी दौर में साहित्य, अच्छे साहित्य का सृजन शुरू हो गया था, लेकिन यूरोप में सुनहली बयार तो बहना शुरू की 15वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण और धर्म सुधार। पुनर्जागरण में बहुत कुछ हुआ, हम राजनीति से यहां संदर्भ रखते हैं। पुनर्जागरण से ही प्रभावित होकर मैकियावेली जैसा विचारक आया, जो राजनीति को धर्मशास्त्र से, धर्म मीमांसा से, तत्व मीमांसा से अलग करता है, इथिक्स से अलग करता है, राजनीति की अलग राह, अलग मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद एक के बाद एक आधुनिक संकल्पनाएं जो आज स्थापित हैं वहां प्रस्फुटित होने लगी। मसलन संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्र राज्य, राजतंत्र और फिर राजतंत्र के साथ नॉमिनल मोनार्की, नाम मात्र का राजतंत्र। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, गणतंत्रवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद,
प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता। प्राकृतिक न्याय की बात किन्हीं न किन्हीं रूपों में हर देश में प्राचीन काल से चली आ रही थी, लेकिन प्राकृतिक न्याय को राजनीति के साथ गहरे में जोड़ना, राजनीतिक व्यवस्था के साथ गहरे रूप में जोड़ने का कार्य यूरोप के विद्वानों ने किया 14वीं-15वीं शताब्दी में। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, इन्हीं के आधार पर सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा प्रतिपादित की गई। मैकियावेली के बाद जिन विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें जीन बौर्डिन फ्रांसीसी विद्वान का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने संप्रभुता की अवधारणा को विकसित किया, अर्थात शासन की शक्ति जिसमें आदेश की शक्ति हो, दंड की शक्ति हो, वो संप्रभु है। और संप्रभु मोनार्की में उन्होंने राजतंत्र में ही संप्रभुता की कल्पना की और संप्रभु शासक जनता पर कैसे शासन करेगा, उसका क्या औचित्य है, दिन बोना किया। इस संप्रभुता के सिद्धांत का आगे और विकास किया गया। आप ऑस्टिन तक जाएंगे तो विकास होगा। फिर ग्रोसस ने, जो कि डच न्यायविद था, उसने प्राकृतिक न्याय के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की संकल्पना कर दी। सामुद्रिक विधि, युद्ध की अवस्था के लिए कानून, सामुद्रिक विधि, इन तमाम बातों पर उसने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत तर्कपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यता को रेखांकित किया। आगे चलकर तो प्राकृतिक कानून से ही सामाजिक अनुबंध की अवधारणा आने लगी। अब हॉब्स, लॉक, रूसो हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध की संकल्पना थी, जिसका विकास रूसो तक हुआ। लॉक को उदारवाद के जनक के रूप में माना जाता है, यद्यपि उसका उदारवाद तत्कालीन यूरोप के लिए प्रासंगिक था, आज के यूरोप और विश्व के लिए अप्रासंगिक है। लेकिन क्योंकि उसके उदारवाद में वाणिज्यवाद, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, उसको केंद्र में मूलतः रखा भी गया। संपत्ति के अधिकार को उसने प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए अपनी बात कही। फिर क्या था 17वीं शताब्दी तक? इधर दूसरी तरफ इंग्लैंड में
ग्लोरियस रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई और अब वहाँ सम्राट या क्राउन नाम मात्र का शासक हो गया। With the end of 17th-18th century, संवैधानिक राजतंत्र, उदारवाद, सामाजिक अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, संप्रभुता, इन सारे सिद्धांतों का विकास है। इसके बाद क्या था? अब तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की बारी थी। रही सही कसर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने पूरी कर दी। और फिर जे.एस. मिल, ग्रीन, बेंथम जैसे विचारक आए और न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात को रखकर राजनीति के केंद्र में जनसामान्य को ला खड़ा किया। राजनीति के केंद्र में कल्याणकारी राज्य को लाने का सफल प्रयास किया गया। लोकतंत्र में जनसामान्य के हित और जनसामान्य के अधिकारों की बात को सर्वोच्च स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया गया। इस प्रकार से ये सारे विचार यूरोप की राजनीतिक उथल पुथल, यूरोप के राजनीतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप उद्भूत हुए, विकसित हुए और फिर सभी विश्व के लगभग सभी देशों ने, जिन्होंने सभ्य संविधान की, सभ्य राजनीतिक व्यवस्था की सोची, इन विचारों को अपने देश के परिप्रेक्ष्य में संवर्धित, संशोधित करते हुए स्थान दिया और विश्व में 20वीं शताब्दी में अधिकांश देशों ने सभ्य संविधानों का निर्माण किया। थैंक यू।